इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। किसमें? लास्ट वाला क्वेश्चन पूछो। सर मैंने 300 था तो आपने 330 लिख दिया, बट मैंने नेट कैपिटल फाउंडेशन ही लिया क्वेश्चन में। नेट कैपिटल फाउंडेशन लिया, सीधा 95 से बढ़ाना पड़ता। तो भी कोई मतलब गलत नहीं है, और चेंज स्टॉक नहीं आएगा। बट आपने क्रॉस का अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली जो फॉर्मूला है ना, उसमें पहले जीडीपी एमपी निकलता है, ये उसके लिए ग्रॉस दिया जाता है। नेट से भी करा आपने तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक हो जाएगा वो। ठीक, मैं देता हूँ क्लास के बाद। आप क्वेश्चन बनाने जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपने लिया है। सेकंड चैप्टर से इंडियन इकोनॉमी वाली बुक का नोट्स सभी सामने रख लीजिए अपने। चैप्टर का नाम है जी इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। तो इन 40 सालों में इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है, इस पे चर्चा करनी है। पहला टॉपिक है जी 5 इयर्स प्लान पढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया the leaders had to decide to choose a better economic system which will suit and promote the interest of the masses of India, मतलब majority of India को सूट करे, ऐसा हमें सिस्टम ढूंढना। Nehru and other leaders of independent India sought an alternative to the extreme types of capitalism and socialism practiced in the world elsewhere। सोशलिज्म मतलब कि सोसाइटी के लिए पॉलिसी बने सारी की सारी ऐसी हो जो प्रॉफिट मोटिव ना हो। कैपिटलिज्म जो कैपिटल बढ़ाने के लिए मतलब प्रॉफिट मोटिव से बने ऐसी पॉलिसी हो। तो हमको करना क्या था, हमने इनका मिक्स ढूंढना था। They formed an economic system which combined the best of both capitalism and socialism, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं जिसको। तो 1948 में बनाया गया फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। The government would plan for the economy while encouraging the private sector to be a part of the plan. Effort Planning Commission was set up in 1950. प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया 1950 में। ये भी हमें ध्यान रखना है कि नाम क्या है प्लानिंग कमीशन और ईयर कौन सा है। एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज द चेयरमैन। While setting up the planning commission, the era of 5-year plans had begun. बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी हमें लग रहा है स्कीम सोची वो 5 साल के लिए सोची, ये स्कीम हमें बेस्ट लग रही है, अप्लाई कर दो। 5 साल पूरे हो जाएंगे, फिर देखेंगे क्या सही रही, क्या गलत रही, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगले 5 साल के लिए स्कीम लाएंगे, उसमें और चेंजेस बेटरमेंट लेकर के आएंगे। Common goals of 5-year plans. Any 5-year plan should have strategic and specific goals which it should aim to fulfill. जैसे फरवरी में बजट आता है वो 1 ईयर के लिए होता है कि 1 ईयर की स्ट्रेटजी के 1 ईयर में ये चीज हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बाद जो कमियां रहेगी अगले साल वो इंप्रूव करें। 5 ईयर वाला 5 ईयर के लिए वो होता है। पहला ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस, चौथा इक्विटी। पहले वाला क्या है, ग्रोथ समझ रहे हैं सर, हम बात करी जैसे हमारा काम इंप्रूव होता रहे। पिछला प्रोडक्शन 10,000 यूनिट की हुई थी तो इस बार 12,000 यूनिट की हो, तो हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कंट्री में ऐसा होना चाहिए, ये दिमाग में रखते हुए पॉलिसी बनानी है। मॉडर्नाइजेशन, हम किसी भी तरीके से ना काम करते रहें, नई टेक्निक अगर किसी और कंट्री के अंदर हो तो उससे हम सीखें। जैसे जो यूपीआई का सिस्टम है इंडिया के अंदर, इंडिया के सिस्टम इंडिया में ही है, फॉरेन में बहुत कम है। मतलब फॉरेन हमसे अडॉप्ट कर रहे हैं यूपीआई वाला सिस्टम, ये बड़ा इजी टू यूज है, ना चेक ना क्रेडिट कार्ड का सिस्टम, स्वाइप करने का सिस्टम, 1 सेकंड में स्कैन करा खत्म का। तो हमें अदर कंट्री के अंदर कोई भी मॉडर्न टेक्निक आई हुई है काम करने की, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो वो अपना लेनी चाहिए, वो चीजें लेकर के आने हैं हमने। ये चीज सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि हम डिपेंड ना रहें दूसरे पर। रिलायंस मतलब कि रिलाई करना, डिपेंड होना। तो सेल्फ रिलायंस मतलब खुद ही पे डिपेंड होना, मतलब इंडिपेंडेंट का वर्ड हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया कि हम अदर कंट्री से इंपोर्ट ना करें, हम अपनी कंट्री के अंदर हर चीज डेवलप कर लें, तो हमें दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। बेसिकली जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है ना ज्यादा, उसकी मनमानी चलती है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी पेट्रोल ज्यादा, उसके कंट्री के अंदर ऑयल ज्यादा बनता है, उसकी मनमानी चलेगी। वो कोई भी डिसीजन ले सबको मानना पड़ेगा, वरना वो ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर देगी, बाकी कंट्री को ऑयल नहीं मिलेगा तो सारा काम बंद हो जाएगा, मैक्सिमम बिजनेस बंद हो जाएगा।
तो अगर हम इंपोर्ट करना कम कर देंगे तो हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हमें किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट का मतलब सेल्फ रिलायंस। इक्विटी, एक होता है सर इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हर एक को बराबर, और इक्विटी का मतलब क्या है, जिसको जितनी नीड है उसको इतना इक्वल देना। मतलब जैसे सर अब दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री, कॉन्सेप्ट क्या लगा रखा उन्होंने कि जो पूरे महीने में 200 यूनिट तक ही यूज कर रहा है, मतलब वो फाइनेंशियली काफी पुअर है, उसके पास अप्लायंसेस भी बहुत कम है, तभी इतनी कम यूनिट्स आ रही है, तो उसके लिए हमने बिल्कुल फ्री कर दिया। जिसकी यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की 200 से अबव आ रही है बट अप टू 400 आ रही है, वो मिडिल क्लास, तो हमें इसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए फ्री नहीं करना चाहिए। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगा रखा है कि आपका 50% ऑफ हो जाएगा बट अप टू 800 से ज्यादा ऑफ नहीं रहेंगे, 50% ऑफ है उनके लिए करना है। जिनके लिए 400 से ज्यादा यूनिट आ रही है, तो मतलब उसके पास ज्यादा अप्लायंसेस यूज कर रहा है, तो वो नीड ही नहीं है इतना, उसके लिए फ्री नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट प्रैक्टिकली उसके रेट ज्यादा कर रखे हैं पहले से। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर कैसे रखा उन्होंने, जिनकी 400 से ऊपर है उनका रेट ज्यादा कर दिया इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां से एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है और उनको फ्री आ रही है, तो कॉम्पेंसेट हो रहा है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है सर, हर चीज में ये होता है, इनकम टैक्स में भी नहीं होता, इसकी ज्यादा करोड़ों में टैक्स अर्निंग है, ज्यादा टैक्स लेते हैं, इसकी 5000 से कम आपको टैक्स जीरो कर दे तो कॉम्पेंसेट तो कर रहे हैं। इक्विटी इसे कहते हैं, मतलब इक्विटी का मतलब ये नहीं कि कुछ से मान लो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, सबको बराबर नहीं देगी, सबको बराबर देगी तो इक्वालिटी होगी, वो गलत है। इक्विटी में इसको जरूरत ज्यादा है उसको ज्यादा दो, उसको जरूरत कम है उसको कम दो, समझ आ रही है बात? जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है भाई बहन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहाँ इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर डैडी खुद देंगे तो इक्विटी देख के सोचते हैं कि भाई मान लीजिए मेरा एक बेटा है, वो अच्छा फाइनेंशियली साउंड है, सब बिजनेस से चलता है, एक नहीं चल पा रहा बिजनेस, वो छोटी मोटी जॉब कर रहा है, तो शायद वो ज्यादा प्रॉपर्टी गरीब वाले बेटे को देंगे, क्योंकि ताकि वो बराबर हो जाए। दिस इज इक्विटी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इक्विटी है, हमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आना है कि ऐसा ना हो कि जो प्रोस्पेरिटी है, जो रिचनेस है, वो सिर्फ अमीर के लिए ही हो रही है, जो फैसिलिटी अमीर के लिए हो रही है, बिल्कुल। बाकी नहीं चार पॉइंट डिस्कस करना है। ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ आवर कंट्री। ज्यादा प्रोडक्शन होगी गुड्स की, ज्यादा सर्विस इंक्रीज होगी कंट्री के अंदर, लार्ज स्टॉक बनेगा प्रोडक्टिव कैपिटल का, लार्ज क्वांटिटी बनेगी सर्विसेज की, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, बैंकिंग बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 2, मॉडर्नाइजेशन से मतलब टेक्निक से है यहाँ पर सारा का सारा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी। Adoption of new technology is modernization. For example, farmer use कर रहे हैं न्यू हाइब्रिड सीड वैरायटी इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वंस टू इंक्रीज द क्रॉप रेट, ज्यादा फसल उगेगी उससे, मॉडर्न टेक्निक यूज करेंगे, मॉडर्न सीड्स यूज करेंगे। Modernization just not refer to just adoption of new technology. It also refers to changes in the thinking and social outlook of the people of our country. Giving equal rights to women is an example of modernization. कि पहले के टाइम पे वुमन को सिर्फ घर के काम के लिए ही समझा जाता था, तो उनको भी अगर हम काम में सपोर्ट में लेकर के आए, उनको भी पढ़ाएं लिखाएं, बिजनेस कराएं या जॉब कराएं, तो ये भी मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है, सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से नहीं है मतलब। तो इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन वर रिस्ट्रिक्टेड टू डू ओनली हाउसहोल्ड चोर्स, whereas in a modern society they are given opportunities to work in all the sectors like banking, schools, factories, etc. This kind of this kind of modernization makes a society more civilized and prosperous. सेल्फ रिलायंस पर आ गया तो कि हम डिपेंड खुद पर रहे हैं, दूसरे पर नहीं। The economic growth and modernization of a nation can be made in two ways. पहला, using resources imported from other countries, other है, आर मिसिंग है, आर निकलेंगे, other countries. Second, using its own resources, खुद के रिसोर्स या इंपोर्ट करते हो, दो तरीके हो सकते हैं, आगे लिखा हुआ है। The first 7 5-year plans stressed and gave a lot of weightage to self-reliance, meaning avoiding import of goods.
which can be produced in our country itself. जो हम खुद बना सकते हैं वो क्यों इंपोर्ट करें, उनके इंपोर्ट को बैन कर दिया. This policy was considered essential. क्यों जरूरी लगी ये पॉलिसी? In a bid to reduce our dependence on other nations, mostly for food. बाकी नेशन पे हम डिपेंडर हैं अपनी कंट्री के सामान यूज करने. A newly independent nation would obviously stress on the need for self-reliance. It was also feared that a dependence on foreign nation will make our sovereignty vulnerable. Sovereignty क्या होता है कि self decision लेना, खुद decision लेना, और vulnerable मतलब कि खराब कर देना, spoil कर देना. तो खुद के डिसीजन लेने की पावर को स्पॉइल कर देता है हमारा डिपेंड होना किसी पर. सिंपल सी बात, आप सर खुद अर्न कर रहे हो तो आप डिसीजन अपने खुद ले सकते हो. आपको क्या करना है, कैसे क्या खरीदना है, क्या पहनना है. अगर आप डिपेंड हो किसी पर तो आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते, उनके डिसीजन चलना पड़ता है. इक्विटी. All the above three mentioned goals by themselves would not lead to the betterment of the standard of living of people of a nation unless there is a equality. इस पर थोड़ा गलत है. equality U के बाद आया, पहले लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ कि ऊपर की तीन चीजें बेकार हो जाएंगी अगर इक्वलिटी नहीं है. मतलब कि कोई अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है, कोई ज्यादा गरीब होता जा रहा है. कैसे इंप्रूवमेंट है? If modernization, growth and self-reliance does not reach the poorer section of a country, then only rich would enjoy the benefit. अगर ये तीनों पॉइंट जो पहले में पढ़े हमने वो गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा तो सिर्फ अमीर ही अमीर होगा उसको. So apart from modernity, growth and self-reliance, each Indian should be able to meet his or her basic need. कपड़ा, रोटी, मकान, पढ़ाई, health care. Inequality in the distribution of wealth and economic prosperity had to be reduced. मतलब कि हमें inequality घटानी है. गवर्नमेंट यही काम कर रही है कि inequality घटे. इनका इक्वल नहीं, inequal तो घटानी है. inequal ना रहे, equal हो जाए. Planning in current scenario, Planning Commission was replaced by Niti Aayog. तो तुम ड्राइंग कर लो Planning Commission, वहाँ लिख लो old name. अंडरलाइन करो Planning Commission, वहां लिखो ओल्ड नेम. फिर अंडरलाइन करो नीति आयोग, वहां लिख लो न्यू नेम. मतलब नीति आयोग का पुराना नाम प्लानिंग कमीशन था, अब इसका नया नाम नीति आयोग है. ये नया नाम कब रखा गया? 1 April 2015. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म. Its objectives are to work as a think tank of India. ये प्रोजेक्ट्स के नाम रखे हुए हैं think tank. To promote cooperative federalism, मतलब कि इसमें क्या होता है? इसमें हम ना पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. क्या होता है? एक और वर्ड आएगा इसके अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन. लिखा होगा शायद कहीं वोट पॉइंट में. तो चलो कंप्लीट कर लेते हैं. पॉइंट नंबर सी में लिखा है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डी में टू इंश्योर डिसेंट्रलाइजेशन इन पॉलिसी मेकिंग. देखो डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी मेकिंग का क्या है? देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक सेंटर, ये मैंने शायद पहले एग्जांपल भी दिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर आता है कैश मैनेजमेंट, उसमें भी सिखाया जाता है पॉइंट कि जब भी पेमेंट करनी हो तो उसका तरीका देखो. कैश को मैनेज नहीं करना, मैनेज कैसे करना चाहिए कि पैसा हमारे पास मैक्सिमम रहे. उसका तरीका क्या है कि पेमेंट कर दो सेंट्रलाइज. सेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ कि हमारी कंपनी के मान लो 15-20 ब्रांचेज हैं, तो जिसको पैसे लेना तो वहीं जाके ले लेता है, तो हमें हर ब्रांच में कैश मेंटेन करना पड़ता है, नुकसान होता है. सबसे बेकार एसेट होती है सर कैश, क्योंकि कैश हमारे पास जितना भी दुकान में रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं से पैसा आया हुआ होगा, या तो लोन लिया होगा, या ओनर से पैसा लिया होगा. लोन वाला इंटरेस्ट मांगेगा, ओनर प्रॉफिट मांगेगा उस पैसे पर, और कैश से कुछ कमाई होती है. तो दुकान में कैश क्या होता है, कुछ कमाई होती है. कोई मशीन खरीदी उससे कमाई होगी, गुड्स बनेंगे, कैश से कुछ कमाई नहीं होगी, तो कैश तो बेकार एसेट होती है, इनकी रखनी पड़ती है. सबसे कम रखो उतना अच्छा है.
तो हमने क्या कर दिया, पेमेंट सेंट्रलाइज का मतलब कि सारे लोगों को बोल दिया पेमेंट जिसको भी लेनी हो हेड ऑफिस आकर के लो, परंतु हम कैश ना होते, पेमेंट लेने लोग लेट आएंगे, हमारे पास कैश कम रखना पड़ेगा, ब्रांच का कैश बचेगा, एक फायदा ये सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज का मतलब एक जगह से, और डिसेंट्रलाइज का मतलब इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया डिसेंट्रलाइज का मतलब। अब चलिए, अब मान लीजिए सारे पूरी कंट्री के अंदर सपोज सारे डिसीजन लेने की पावर प्राइम मिनिस्टर की हो, सपोज मतलब सपोज किसी ऑफिस के अंदर कोई कमरा भी बनना है, उसमें खर्च होने 2 लाख, इसलिए परमिशन प्राइम मिनिस्टर से चाहिए, कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, डिले होने लगेंगे, तो फिर पावर इसको डिसेंट्रलाइज्ड करेगी। गांव में पंचायत का कॉन्सेप्ट लाया इसी वजह से, ये सारी चीजें वहां तक मत पहुंचाओ जी ऊपर मिनिस्ट्री तक, पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है, जो सरपंच होगा, जो भी मुखिया होगा, वो डिसीजन लेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और वो वैलिड माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। तो अपनी पावर आगे डिसेंट मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अपनी पावर, इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? देखो सस्टेनेबल वर्ड पढ़ना है, सस्टेन से, सस्टेन का मतलब बरकरार रखना चीजों को, मतलब क्या है कि जैसे सर आज की डेट में हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो इस हिसाब से यूज करें कि हमारी बाद की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन रखें नेचुरल रिसोर्सेज को, डेवलपमेंट ऐसे होनी चाहिए, सस्टेन करते हुए डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ले लो बेटी बात। फेडरलिज्म का मतलब ये था कि कोऑपरेटिव मतलब कि हम उसमें कोऑपरेशन से हम पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या स्टेट वाइज हो गई या पंचायत वाइज हो गई गांव में। अभी तो पॉलिसीज का मेजर पोर्शन था जो ओवरऑल बताया गया था, एग्रीकल्चर टॉपिक पर आ रहे हैं। अब एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज है उस पर बात करेंगे। एग्रीकल्चर इन 1951 about 59% of the national income was generated in the agriculture sector. About 3/4 of India population मतलब 75% population का livelihood जो एग्रीकल्चर से ही चल रहा था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स के टाइम पर देयर वाज neither growth nor equity in the agriculture sector. इक्विटी मतलब अगेन बराबर नहीं है, सबके पास ज्यादा किसी के पास कम। Therefore planners gave top priority to the agriculture sector. एग्रीकल्चर में RE आगे पीछे हो गया, वो ठीक कर लेंगे इस तरह में। एग्रीकल्चर सेक्टर में RE आगे पीछे हो गया। रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर का क्या रोल था सर? पहला, नेशनल इनकम में सबसे बड़ा शेयर, एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा शेयर, इंडस्ट्री के लिए बेस रॉ मटेरियल यहीं से मिलता है, फॉरेन ट्रेड में इंपॉर्टेंट रोल, और हाउस होल्ड कंजम्पशन का मेजर पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम किसान वही बनाते हैं जो खुद कंज्यूम कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या थी सर इंडियन कल्चर में, एग्रीकल्चर में? पहला, जनरल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या था भाई? लिवलीहुड, फार्मिंग फॉर लिवलीहुड, ये मतलब इसका सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब फार्मिंग फॉर लिवलीहुड, मतलब कि हम वही चीज उगा रहे हैं जो हमें खाना है। लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन क्या होता है? स्पॉइल, खराब हो जाना। तो लैंड खराब होता गया, बेकार होता गया, तो खेती के लिए काम का नहीं रहा, क्रॉप खराब हुई, क्रॉप लॉस। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम क्या थी? डिफेक्टिव टेंडेंसी ऑफ लैंड या रिफॉर्म्स, मतलब टेंडेंसी जो रिफॉर्म्स लैंड के लेकर के आना चाहिए, जिससे क्या जमींदारी सिस्टम हो गया वो, लैक ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी, उधार नहीं मिल रहा किसानों को, मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, किसी को बहुत छोटे छोटे लैंड दे दिए, थोड़ा इधर और थोड़ा कहीं दूर जाकर के दे दिया, तो वो फार्मिंग कैसे करे? टेक्निकल प्रॉब्लम्स में ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, क्रॉपिंग का जो पैटर्न था वो पुराना था, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन मतलब वाटर फैसिलिटी, सिंचाई करने की फैसिलिटी कहते हैं इसको, तो इरिगेशन मतलब वाटर फैसिलिटी हो गया, इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर में थी। एग्रेरियन रिफॉर्म्स,
एग्रेरियन वर्ड का मतलब होता है जी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वर्ड से ड्राइव हुआ है। एग्रेरियन रिफॉर्म मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो वाला रिफॉर्म, उसका नाम ये दिया हुआ है एग्रीकल्चर। पहले लैंड रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, सर बीच वाले लोगों को हटा दिया ताकि डायरेक्ट किसान सामान बेच पाए अपना कस्टमर्स को। रेगुलेशन ऑन रेंट, रेंट हिसाब से लिया जाए। लैंड सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है लिमिट, लैंड की लिमिट बांध दी जाए, फिक्स कर दी जाए कि कोई पर्सन के पास एक्सेस में लैंड ना हो इक्वलिटी के लिए। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में अंदर यूज ऑफ HYVS, इसी पेज पे पढ़ेंगे दोबारा फुल फॉर्म और मीनिंग इसका। एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक वगैरह यूज करना हमारे पास अवेलेबल रहे। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन अगेन वाटर फैसिलिटी। इंस्टीट्यूशन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, तो किसानों को उधार मिल जाए, तो फसल कट जाएगी उनको पैसे मिल जाएगा, उधार चुका देंगे। इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मतलब जब मार्केटिंग करें अपना सामान बेचें तो इजीली कंफर्टेबली बेच पाएं, अच्छे प्राइस पर बेच पाएं। Next we have the green revolution. The new agricultural strategy was put into force for the first time in India in the Kharif season of mid-60. इस सीजन के नाम होते हैं सर खरीफ सीजन, रबी सीजन। This was termed as high yielding varieties program. High yield, देखो yield वर्ड का मतलब होता है रिटर्न, yield वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है रिटर्न मतलब इनकम। हाई yield का मतलब क्या होगा सर कि मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हमें प्रॉफिट हो जाए, ऐसे वाली एग्रीकल्चर करें। कम से कम सीड लगे, कम से कम मनी खर्च हो, कम से कम लेबर खर्च हो, और तब भी हमें रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल जाए। कम से कम लैंड ज्यादा से ज्यादा खेती आ जाए। तो इसे बोला हुआ है जी HYVP। As the basic element of this strategy was the application of HYVP. This program was introduced in the form of a package program. Phases of green revolution. पहला फेज मिड 1960s से मिड 1970s तक, मतलब लगा लीजिए लगभग दोनों 1965 से 75 हो गए लगभग 1960s। आगे सेकंड फेज मिड 1970s टू मिड 1980s, मतलब 10 इयर्स का लगा लगभग दो फेज रहे। पहला फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, HYVS ये ऊपर आया था ना, सबसे ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन के नीचे यूज ऑफ HYVS। क्या नाम है सर इसका? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। जो बीज हैं वो इस तरीके से हम ऐसे बीज लेकर के आए कि कम से कम कॉस्ट पे मैक्स से मैक्स रिटर्न दें, इस हिसाब से ऐसे बीज लेकर के आए। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में ये चीज नहीं लेकर के आए। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, adequate irrigation facility, use of pesticides। पेस्टिसाइड वाला कॉन्सेप्ट में भी दिखाया गया था रोबोट 2 मूवी के अंदर कि वो फसल सारी खत्म कर देते हैं जो कीड़े होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मार्केटेबल सरप्लस, टोटल प्रोडक्शन माइनस सेल्फ कंजम्पशन। क्या कॉन्सेप्ट वाले कि किसान से जितनी भी आइटम प्रोडक्शन कर रहा है उसमें से कुछ तो अपने कंजम्पशन के लिए रख लेगा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसके बाद जो बचेगा वही वो मार्केट में सेल करेगा। मार्केट सरप्लस उसको नाम दिया तो मार्केट में बेचेगा। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, हमें अटेन करना मैक्स से मैक्स कितनी ज्यादा प्रोडक्शन करनी। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, बफर स्टॉक कौन सा होता है सर? जो स्टॉक हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया वो हम गवर्नमेंट को सेल करते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है देखो किसानों को कि बेटा काम के लिए आपके पास पैसे नहीं है, उधार ले जाओ, इंटरेस्ट फ्री ले जाओ, सामान जहां मर्जी बेचो, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, इंटरमीडिएट हटा दी, डायरेक्ट कस्टमर को बेचो, जितना मर्जी महंगे बेचो, हम कुछ मना नहीं कर रहे। अगर तुम्हारा सामान बिक नहीं पा रहा और तुम्हें खराब होने का डर है तो हमें बेच दो, हमने डिफाइन कर रखे होंगे सेट कर लो। तो गवर्नमेंट ने अगर स्टॉक ले लिया है तो ये वाला स्टॉक। बेनिफिट्स लो इनकम ग्रुप, तो गरीबों को उसका फायदा हुआ। ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन आने के बाद क्या क्या दिक्कत है? कन्फाइंड टू फूड क्रॉप्स एंड लिमिटेड एरिया ऑफ द कंट्री, हर जगह अप्लाई नहीं कर पाया उसको, जो गोदाम वगैरह गवर्नमेंट के भी थे वो हर जगह नहीं बना पाए, कुछ कुछ जगह बना पाए।
लिमिटेड कवरेज रही, इनइक्वलिटी अमंग फार्मर्स, बड़े फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट रहा क्योंकि उनको नॉलेज ज्यादा होती है, गवर्नमेंट को पॉलिसी लेकर के आती है। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में आता है कि अनाथ आश्रम बना हुआ है किसी एक एरिया के अंदर, खाली पड़ा है। मतलब लोग बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो इसकी अवेयरनेस कैसे आएगी लोगों में, जो बहुत पुअर है, जो नहीं अटैच टीवी से कनेक्शन नहीं है या और अवेयर नहीं है, उसको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है उसको। इसलिए जो अमीर होता है उसके पास काफी सारे मतलब लेबर्स होते हैं या काफी सारे नॉलेज पर्सन होते हैं, उनको नॉलेज मिलती रहती है, वो बेनिफिट उठाता रहता है। सब्सिडीज टू फार्मर, इट मींस सप्लाई ऑफ सर्टेन इनपुट्स टू फार्मर एट लोअर देन द मार्केट रेट। तो जो सीड्स वगैरह हैं वो भी गवर्नमेंट देने लगी फार्मर्स को सस्ते रेट में, बिलो मार्केट प्राइस। इन फेवर ऑफ सब्सिडी, अगला टॉपिक है अगेंस्ट द सब्सिडी, मतलब कि सब्सिडी देनी चाहिए, इसके फेवर में 2 पॉइंट, सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, इस पे 2 पॉइंट लिखे हुए। तो फेवर वाले पॉइंट पढ़ते हैं। मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया आर पुअर and will not be able to afford the required inputs. सीड्स वगैरह नहीं खरीद पाएंगे महंगी बिना सब्सिडी के, सब्सिडी इसलिए मिलनी चाहिए, ये फेवर में पॉइंट हुआ। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। सब्सिडी वगैरह हटा देंगे, अगेन वही वाली बात आ जाएगी, अमीर ज्यादा अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। सब्सिडी की वजह से गरीब कहने के थोड़ा ऊपर जा रहा है और अमीर थोड़ा नीचे आ रहा है। अगेन सब्सिडी, the purpose of subsidies has been served, so it should be phased out. सब्सिडी दे चुके हैं ऑलरेडी काफी सारी, अब मत दो। दूसरा, सब्सिडी does not benefit the target group, it only benefits the farmer in the prosperous regions. मतलब कि जिनको नॉलेज है, अवेयर है, जो मतलब फाइनेंशियली ज्यादा पूरे नहीं, उनको नॉलेज होती है, वो बेनिफिट उठा लेते हैं। इसको नॉलेज ही नहीं, वो बेनिफिट उठा नहीं पाता। तो ये 2 पॉइंट लिखे थे इसका केस में, सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। हमने पॉइंट कंप्लीट करा जी एग्रीकल्चर वाला, 91 पेज पर आए। क्वेश्चन ट्राई करेंगे 5। अब इंडस्ट्री वाला पॉइंट टॉपिक बचता है, वो नहीं कराया मैंने, कराया एग्रीकल्चर वाला टॉपिक। क्वेश्चन ट्राई करें, जो आपको लगता है उसको टिक करें, फिर डिस्कस करते हैं। आप पीछे से हेल्प ले सकते हैं आंसर देखने के लिए। वन टू 9